यस फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और हम देख रहे हैं सीटेड साइंस पेपर 2। हमारा टॉपिक है आज का क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रॉप्स की ग्रोइंग कैसे होती है, उसके लिए फील्ड यानी कि खेती कैसे तैयार की जाती हैं, फसलें कौन सी होती है, किस टाइप्स के टूल्स और अप्लायंसेस यूज़ किए जाते हैं, किस टाइप के मशीन्स यूज़ किए जाते हैं, स्टोरेज क्या होना चाहिए हमारे जो हार्वेस्ट की हुई फसल है, हमारी जो निकाली हुई फसल है, तो उसके लिए स्टोरेज के टाइप्स क्या होना चाहिए। ये सारा के सारा टॉपिक जो सो आपका हमारा इस सेशन में आज के कवर होगा दोस्तों। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस के साथ साथ एमसीक्यू के साथ साथ हम जो सो डिटेल में देखेंगे कि क्या है क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी बेस चल रहे हैं दोस्तों। एनसीईआरटी सीरीज़ के ऊपर हम क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज़ देख रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन्स आर कॉल्ड, यानी कि वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कहलाती है। तो देखिए क्रॉप्स जो होते हैं हमारी दो टाइप के होते हैं। वैसे तो अलग अलग बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन जो मेन जो क्रॉप्स हम जो लेते हैं, जो फसल हम जो लेते हैं, तो वो दो टाइप की फसल होती है। एक होती है आपके खरीफ क्रॉप और दूसरी होती है हमारी रबी क्रॉप। तो देखिए खरीफ क्रॉप की अगर हम बात करेंगे तो खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, जो हम बारिश के दिनों में यानी कि वर्षा ऋतु के अंदर जिसे हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, यानी कि वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वर्षा ऋतु में हम जो फसल को लेते हैं दोस्तों, तो वो होती है हमारी खरीफ क्रॉप, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। अब रबी क्रॉप एक है। देखिए ये जो नाम आए हैं दोस्तों, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, ये अरबिक वर्ड से आए हुए हैं। और रबी क्रॉप का मतलब होता है जो हम सर्दियों में यानी कि जो विंटर सीजन में हम लेते हैं उसे हम रबी क्रॉप कहते हैं। तो रबी की फसल भी हम कहते हैं, रबी क्रॉप भी कहते हैं। देखिए खरीफ क्रॉप का जो अगर हम कैलेंडर वाइज अगर देखेंगे तो मई के एंड में मानसून आता है। अगर आप केरल वगैरह या तमिलनाडु केरल साइड में, अगर हम साउथ साइड में बात करते हैं, तो मई के एंड में मानसून आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मई के एंड से या फिर जून के स्टार्टिंग से हम खरीफ क्रॉप लेना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर उसके लिए हम खेती तैयार करते हैं, मैदान फील्ड जो होती है हमारी, ज़मीन तैयार करते हैं उसके लिए। फिर हम बुआई का यानी कि सीड को बोने का, जो बीज बोने का जो प्रोसेस होता है वो सारा करते हैं। तो मानसून जब आते हैं दोस्तों, यानी कि मई एंड या फिर जून का जो स्टार्टिंग होता है, तो वहाँ पर हम खरीफ क्रॉप लेते हैं। अब खरीफ क्रॉप हम क्यों लेते हैं? क्योंकि जो हम खरीफ क्रॉप में जो फसल हम लगाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खरीफ क्रॉप में जैसे कि पैडी हो गया, यानी कि राइस, चावल जो है हमारा, तो इसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसे मानसून के अंदर यानी कि बारिश के अंदर लेते हैं। इसी तरह से शुगर केन, गन्ना जो हो गया हमारा, या फिर मेज़, मक्का जिसे हम कहते हैं। तो अलग अलग बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जिसे हम मानसून के अंदर यानी वर्षा ऋतु के अंदर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि खरीफ क्रॉप जो है हमारी, ये वाली वीट, बार्ली, ओट, ग्राम, मस्टर्ड, लिंसीड ऑयल, यानी कि गेहूँ, जौ, जई, चना, सरसों, अलसी, ये सारे की सारे दोस्तों हमारे खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है। और खरीफ क्रॉप की अगर हम बात करेंगे तो राइस, मेज़ यानी कि मक्का, राइस यानी चावल, राइस की जगह कभी कभी आपको पैडी देखने को मिलता है, PADDY पैडी, तो पैडी भी हम उसी ही कहेंगे, और जो चावल की फसल होती है। इसी तरह से मिलेट यानी कि बाजरा, पल्सेस और सोयाबीन यानी कि दालें और सोयाबीन, और ग्राउंडनट जो होते हैं यानी कि मूंगफली। तो ये सारी खरीफ क्रॉप है। और रबी क्रॉप वीट, बार्ली, ओट्स, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड। तो ये जो क्रॉप है दोस्तों, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन डैश सीजन, यानी कि रबी फसलें डैश मौसम में उगाई जाती है। जैसे कि हमने अभी कहा था, खरीफ क्रॉप अगर हम मानसून में ले रहे हैं, वर्षा ऋतु के अंदर अगर बारिश में हम ले रहे हैं, तो रबी क्रॉप जो होती है दोस्तों, इसका जो टाइम होता है विंटर यानी कि सर्दियों के मौसम में हम इसे लेते हैं। एक होता है समर यानी कि गर्मी, दूसरा है स्प्रिंग यानी कि वसंत, तीसरा है विंटर यानी कि सर्दियों का मौसम, और चौथा है
रेनी सीज़न यानी कि बरसात का मौसम। तो इसकी अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो हम रबी क्रॉप जो लेते हैं ये विंटर में यानी कि सर्दियों में लेते हैं। अब सर्दियों की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो हम खरीफ क्रॉप ले रहे थे ये हम मई या जून में लेते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि ये 6 महीने, तकरीबन 5 से 6 महीने का टाइम वहाँ पर इस फसल को निकलने के लिए होता है। फिर अक्टूबर या फिर नवंबर से हम जो सो वहाँ पर रबी क्रॉप लेते हैं। रबी क्रॉप लेते हैं यानी कि हम सर्दियों में जो फसल आनी होती है वो हम लेते हैं। जैसे कि आपके वीट हो गया, गेहूँ जो हो गया, इसे पानी कम लगता है। इसे एक तो टेम्परेचर आपका मीडियम चाहिए, ना ज़्यादा गर्म चाहिए ना ज़्यादा बारिश चाहिए, तो हम इसे सर्दियों में लेते हैं। तो ये जो होती है हमारी, ये रबी क्रॉप होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, नाउ अ डेज सीड इज़ सोन इन द फील्ड यूजिंग, यानी कि आजकल खेतों में बीज बोया जाता है। तो इसके लिए अलग अलग प्रोसीजर यूज़ होते हैं बीज बोने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आजकल खेतों में बीज बोया जाता है, किस प्रोसीजर से, ये बताना है हमें। तो ऑप्शन ए है सीड ट्रैक्टर, उस जो प्रोसेस को कहते क्या है वो बताना है हमें। तो बी ऑप्शन है सीड ड्रिल यानी कि बीज ड्रिल, और ऑप्शन सी है सीड टिलर और सीड प्लव। देखिए, सीड ट्रैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा कोई प्रोसेस, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जहाँ पर बीज बोई जाती हो। और सीड प्लव की अगर हम प्लव की बात करेंगे तो प्लव कहते हैं हल को। तो हल चलाना और बीज बोना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन डी भी कट गया हमारा, ए भी कट गया। अब सीड टिलर जो है दोस्तों, टिलर हम किसे कहेंगे, एक टाइप का ये भी हल चलाने के जैसा ही होता है, जिसे हम प्लव भी कहते हैं या फिर टिलर भी कहते हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पर बीज ड्रिल यानी कि सीड ड्रिल जो रहेगा, ये उसके लिए एक सही वर्ड है जो आजकल यूज़ किया जा रहा है। अलग अलग टाइप के मशीन्स आते हैं, उसे ट्रैक्टर से जोड़ दिया जाता है और वहाँ पे सीड ड्रिल की जाती है, ताकि जो आपके जो बीज है ये वेस्ट ना हो, प्रॉपर अपने अपने स्पेस पर ज़मीन के अंदर बोए जाएं। देखिए, इसके लिए यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको अलग अलग प्रोसीजर भी बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट वाली अगर आप इमेज देखेंगे, ये वाली इमेज, तो इस इमेज में आपको दिखेगा कि एक आदमी है और जो अपने हाथों से जो है सो वो सारी ज़मीन के अंदर बीज को फैला रहा है, फेंक रहा है वहाँ पर। तो ये जो कहलाता है ये स्कैटरिंग का प्रोसेस या फिर ब्रॉडकास्टिंग भी इसे हम कहते हैं। तो स्कैटरिंग का प्रोसेस होता है ये, इसमें बहुत ज़्यादा बीज हमारे वेस्ट होते थे या फिर कहीं बहुत ज़्यादा बीज गिर जाते थे, तो कहीं पर ज़मीन खाली रहती थी। और फिर ये आधे से ज़्यादा बीज जो सो हमारे जो बर्ड्स होते हैं, परिंदे होते हैं, जब ज़मीन के ऊपर ही ये दिखते थे, तो ये सारे के सारे आधे से ज़्यादा फसल जो सो ये बीज जो होती थी, तो ये परिंदे खाकर चले जाते थे। तो इसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता था। अब जो सेकंड जो पिक्चर आप देखेंगे दोस्तों, ये वाली, तो ये देखिए यहाँ पर एक फनेल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा और यहाँ पर उसको एक पाइप लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस पाइप के अंदर डाला जाता था। तो इसमें भी जो प्रॉपर जो स्पेस चाहिए होती थी आपको, वो नहीं मिलती थी। आज भी बहुत सारे एरिया में इस टाइप का जो प्रोसीजर है वो यूज़ किया जाता है, जिसके पास ट्रैक्टर नहीं है या फिर जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अभी नहीं है, तो वहाँ पर बहुत सारी जगह पे आज भी ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। और उसके बाद जो है, ये वाली जो मशीन आपको दिख रही है, जो टूल्स दिख रहे हैं आपको, इसे ट्रैक्टर से जोड़ दिया जाता है। यहाँ से जो ऊपर का कुछ यहाँ पर एक पार्ट होता है, उसे ट्रैक्टर से जोड़कर यहाँ पर ये पाइप लगे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे इस टाइप के। तो ये पाइप के ज़रिए से जो सो एक प्रॉपर स्पेस में वहाँ पर ज़मीन में बीज बोई जाती थी। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये कहलाएगा आपका सीड ड्रिल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है असर्शन टाइप का, असर्शन और रीज़न टाइप का। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल आपको बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे भी आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असर्शन है कॉटन इज़ अ खरीफ क्रॉप, यानी कि अभिकथन क्या कह रहा है कि कपास एक खरीफ क्रॉप है। तो बात तो यहाँ पर सही है कि कॉटन जो लेते हैं हम दोस्तों, ये हम बारिश के दिनों में हम इसकी बुआई करते हैं। इसका जो सीड, इसकी जो बीज होती है, इसे हम लगाते हैं मई के एंड में या फिर जून में। रीज़न क्या कह रहा है, देखिए, कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड एडिक्वेट मॉइस्चर फॉर इट्स ग्रोथ, यानी कि कारण क्या कह रहा है इसका कि कपास को अपनी वृद्धि के लिए उच्च तापमान और पर्याप्त नमी, उच्च तापमान और
पर्याप्त नमी की ज़रूरत होती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है यहाँ पर, क्योंकि जो कॉटन होती है, जो कपास होती है, इसके लिए टेम्परेचर भी आपको अच्छा चाहिए होता है और मॉइस्चर इसे होना, क्योंकि मॉइस्चर अगर इसे प्रॉपर मिलेगा तो इसकी जो ग्रोथ होगी ये अच्छे से होगी, बराबर से इसकी ग्रोथ होगी। तो कपास को अपनी वृद्धि के लिए उच्च तापमान और पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन रहेगा दोस्तों, ये रहेगा बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड बट द रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये गलत रहेगा। असर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स, ये भी गलत है। और असर्शन इज़ फॉल्स बट द रीज़न इज़ ट्रू, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए जो रहेगा दोस्तों यहाँ पर, ये सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो कॉटन के बढ़ने के लिए, कॉटन की प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए, कपास की जो कपास जिसे हम कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में आपको उसका एक प्लांट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये है कॉटन बॉल, या फिर ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये है कॉटन बॉल। और इस कॉटन बॉल के बस्ट होने के बाद, फटने के बाद, इस तरह से कपास बाहर आपको नज़र आएगी। तो ये कॉटन बॉल जो है यहाँ से इस तरह से फटता है, और फटने के बाद आपको ये वाइट कलर की जो कॉटन नज़र आ रही है, कपास नज़र आ रही है, ये बाहर से आपको नज़र आएगी। तो इसको जिस टाइम पर, इसके फटने का जो टाइम होता है, इसके जब बस्टिंग का टाइम होता है, तो उस टाइम पर हमें बारिश की ज़रूरत नहीं होती। तो उस टाइम पर हमें बारिश नहीं के बराबर चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम पर बारिश होती है तो हमारी जो कपास होती है वो सारी की सारी वेस्ट हो सकती है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, कॉटन कल्टीवेशन रिक्वायर्स फ्रॉस्ट फ्री कंडीशन, यानी कि कपास की खेती के लिए हमें पाले से मुक्त परिस्थितियाँ चाहिए। 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हमें जो टेम्परेचर चाहिए उसका ये है 20 to 30 डिग्री, यानी कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान हमें वहाँ पर लगता है। और थोड़ी मात्रा में वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल, क्योंकि हमें जो रेनफॉल चाहिए, जो बारिश चाहिए, बहुत कम मात्रा में चाहिए। अगर उस टाइम पर अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हमारी कपास वहाँ पर ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉटन ग्रोज वेल ऑन ब्लैक सॉइल एंड अलुवियल सॉइल, यानी कि कपास काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी तरह उगती है। अगर आप इसे सैंडी सॉइल में अगर आप बोना चाहेंगे तो वहाँ पर वो नहीं उग सकती। अब ये सॉइल के भी अलग अलग टाइप है, हमने इसके पहले जो चैप्टर देखा था, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि मिट्टी के अलग अलग टाइप किस तरह से होते हैं, या फिर आने वाले सेशन में भी हम उसके ऊपर MCQs लेने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है दोस्तों, एक बैक्टीरिया है। राइजोबियम, अ बैक्टीरिया विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर फाउंड इन न्यूड्यूल्स ग्रोइंग इन, यानी कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो हमारा वातावरण में जो नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है हमारा, उसे फिक्स करता है। आर फाउंड इन, कहाँ पर पाया जाता है ये बताना है। ग्रोइंग इन, ऑप्शन ए है रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी कि जो आपके फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में होता है। लीव्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, फलीदार पौधों की पत्तियों में होता है। स्टीम ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, यानी कि तने में होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के, या फिर ऑल ऑफ द एबो, तो ऊपर दिए गए सभी में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी कि फलीदार पौधों की जड़ों में होता है। तो इसे समझते हैं हम, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये आपका एक फलीदार पौधा है जिसे हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। तो इसके अगर हम रूट्स की बात करेंगे दोस्तों, तो ये यहाँ पर आपको इसके सारे रूट्स नज़र आएंगे। तो इस रूट्स के अंदर आपको जो नोड्स नज़र आ रहे, नोड्यूल्स नज़र आ रहे, जो बारीक बारीक आपको नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले इस तरह से। तो इस नोड्यूल्स को अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इस नोड्यूल्स के अंदर आपको राइजोबियम बैक्टीरिया मिलेंगे, आपको राइजोबियम बैक्टीरिया मिलते हैं। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, उसे फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है, एक नोड्यूल्स को यहाँ पर जूम करके बताया गया है कि इसके अंदर, इस नोड्यूल के अंदर आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिलेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड, द मेन टूल्स यूज्ड फॉर सच आर। यानी कि बीज बोने से पहले ये ज़रूरी है कि मिट्टी को आकार में तोड़े, अनाज को बेहतर बनाने के लिए उपज करे। ऐसे के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य उपकरण क्या है? तो देखिए, बिफोर सोइंग द सीड, बीज बोने से पहले, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम सॉइल, जो मिट्टी होती है, अगर हम मिट्टी को पानी देंगे, उसके ऊपर एक फसल लेंगे, तो उसके बाद वो मिट्टी कैसे होगी, जम जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो उसे हमें पहले, उस मिट्टी को हमें तोड़ना पड़ेगा, उसे हमें पहले एयर वाली यानी हवादार बनाना पड़ेगा उसे, ताकि उसके अंदर आसानी से एयर पहुंच सके। अगर एयर पहुंचेगी, हवा पहुंचेगी उस मिट्टी के अंदर, तो वहाँ से फसल अच्छे से ग्रो कर सकेगी। तो यहाँ पर हमें अगर अच्छी फसल लेना है तो उस मिट्टी को हमें पहले तोड़ना पड़ेगा, उसे लेवल करना पड़ेगा। तो इसके लिए प्लव या फिर टिलर और लेवलिंग, इससे अलग अलग प्रोसीजर होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उसके लिए कौन से टूल्स यूज़ होते हैं वो बताना है। ऑप्शन ए है ट्रैक्टर, हो और सीड ड्रिल, यानी कि ट्रैक्टर, कुदाल और सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जो है दोस्तों, ये बीज बोने का प्रोसेस है, तो ये यहाँ पर कट हो जाएगा, ये यहाँ पर नहीं आ सकता। उसके बाद है बुलक, टिलर और ट्रैक्टर, यानी कि बैल, जोतने वाला और ट्रैक्टर। तो बुलक यहाँ पर नहीं आएगा दोस्तों, और ट्रैक्टर भी नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये भी हमारा ऑप्शन सेकंड भी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी है प्लव, होव, कल्टीवेटर, यानी कि हल, कुदाल और कल्टीवेटर। जी हाँ, ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि प्लविंग का जो प्रोसेस होता है या टिलिंग का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उसे हम हल कहना या फिर हल चलाना या फिर ज़मीन को जोतने का जो प्रोसेस होता है उसे हम प्लव कहते हैं। हो यानी कुदाल, कुदाल से भी हम मिट्टी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और कल्टीवेटर एक टाइप का मशीन या फिर एक टाइप के टूल्स होते हैं जिसे हम ट्रैक्टर को जोड़कर हम वहाँ पर हल चलाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो सी है दोस्तों, ये यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम लैंड इज़ टेक्निकली कॉल्ड, यानी कि एक ही भूमि पर बारी बारी से विभिन्न फसलों का उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए, एक ज़मीन है और ज़मीन पर अगर हमने एक फसल ले ली है, जैसे कि हमने अभी गेहूं की फसल ले ली है, तो उसके बाद सेम ज़मीन पर हम दूसरी फसल लेंगे। तो इसके लिए हमें पहले हमने, जैसा कि एक फसल है जिसे नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अब हमने वहाँ पर एक फसल ले ली और उस ज़मीन से नाइट्रोजन के जो वहाँ पर उसके आवश्यकता थी फसल को, वो वहाँ पर नाइट्रोजन मिल गया। तो हमें दूसरी फसल वहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें एक लेग्यूमिनस फसल, लेग्यूमिनस प्लांट्स की फसल लगाना पड़ेगी, और एक टाइम उसके बाद हमें नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की, यानी कि जो गैर फलीदार है, और एक टाइम हमें फलीदार है, वो वहाँ पर फसलें लेनी पड़ेंगी। क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं दोस्तों, फलीदार प्लांट्स के अंदर हमें रूट न्यूड्यूल्स नज़र आते हैं, उसकी जड़ों में जो न्यूड्यूल्स नज़र आते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया वहाँ पर होते हैं जो कि नाइट्रोजन बनाते हैं। और जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स है वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं होती। तो हमें उस जो फसल है उसको हमें घुमाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक वर्ड है, उस वर्ड को हम कहेंगे क्रॉप रोटेशन दोस्तों, फसल चक्र। यानी कि एक टाइम हम लेग्यूमिनस लेंगे, फिर उसके बाद हम नॉन लेग्यूमिनस लेंगे, तो जो नाइट्रोजन का जो लेवल रहेगा दोस्तों, वो ज़मीन के अंदर बराबर रहेगा। तो उसे हम क्रॉप रोटेशन या फिर फसल चक्र कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोट, ढेकली एंड राहट आर डिफरेंट, यानी कि मोट, ढेकली और राहट अलग अलग है। क्या अलग अलग है? ये किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं दोस्तों? तो देखिए, ऑप्शन ए है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वीडिंग, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सीड सोइंग एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। तो देखिए, मोट, ढेकली और राहट अगर हम इसकी बात करेंगे दोस्तों, तो ये हमारे इरीगेशन का, यानी कि जल सिंचाई जिसे हम कहते हैं, सिंचाई की पारंपरिक तरीके है ये मोट, ढेकली और राहट। अगर हम एनसीईआरटी के बुक की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर हमें ये ट्रेडिशनल जो ओल्ड जो मेथड्स थे वो यहाँ पर बताए गए हैं कि मोट, ढेकली और आपके राहट जो है ये हमारे इरिगेशन की, यानी कि जल सिंचाई के तरीके हैं। तो इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, मोट हम किसे कहेंगे दोस्तों?
मोट हम कहेंगे इस तरह से, जो वेल होती है, जो कुआं होता है, वहाँ पर जो सो किसान कोई अपने बर्तन यूज़ करते हैं और वहाँ से पानी निकाल कर जो सो बहाते हैं अपने खेतों के अंदर। तो वो जो तरीका था वो मोट कहलाता था। एक पुली की हेल्प से, वहाँ पर एक पुली का सिस्टम होता था जिसे हम चरखी भी कहते हैं, उस चरखी को जोड़कर वहाँ पर वो पानी निकालते थे। उसके बाद चेन पंप, इस तरह से एक पंप जोड़ा जाता था जिसे हम चेन पंप भी कहते हैं। तो ये भी एक सिस्टम है, एनसीईआरटी में दिया गया। उसके बाद ढेकली जो होती थी दोस्तों, तो इस तरह से एक वाई शेप का एक खंबा गाड़ दिया जाता था ज़मीन में, और यहाँ पर एक साइड में जो सो इस लकड़ी के वज़न लगा दिया जाता था, और एक साइड में इस तरह से यहाँ पर उस कुएं के ऊपर बर्तन जोड़कर उससे पानी निकाला जाता था। तो ये जो प्रोसेस था इसे हम ढेकली कहते हैं। और राहट जो होता था दोस्तों, ये है राहट, यानी कि एक अंदर से एक टायर टाइप में जो सो उस पानी के जो वहाँ पर जो सोर्स होता था, चाहे वो तालाब हो या फिर वेल हो या झरना हो, नदी हो, जहाँ पर भी, तो वहाँ पर इस तरह से एक चक्र जोड़ दिया जाती थी, और उसके ऊपर पानी को लेने के लिए अलग अलग उसके कैन जोड़ दिए जाते थे, और एक बैल को उसके ऊपर उसके साइड में वहाँ पर एक प्रोसेस बनाकर घुमाया जाता था। तो उसे लीवर सिस्टम या फिर राहट भी कहते थे। लेकिन अभी बहुत सारे लेटेस्ट जो सो तरीके आ गए हैं जल सिंचाई के, या फिर पानी को खेतों में पानी देने के लिए, जिसमें से एक है आपका स्प्रिंकलर, यानी कि जो ये इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये इसे हम स्प्रिंकलर भी कहते हैं। तो जैसे कि बारिश होती है उस तरह से जो सो ये वहाँ पर रोटेट होता है, और बारिश की तरह ये पूरी खेत में जो सो पानी की जो बौछार होती है वहाँ पर बरसाता है उस तरह से। और दूसरा होता है ड्रिप इरिगेशन, यानी कि जो जड़ों तक, पौधों की जो जड़ होती है, जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर उसकी जड़ तक पाइप को ले जाया जाता है, और मेन जड़ में जहाँ पर जितनी पानी की ज़रूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर पानी को दिया जाता है। तो ये ड्रिप इरिगेशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया दोस्तों, क्योंकि इसमें पानी का वेस्टेज भी नहीं होता, और जहाँ पर पौधे को जितनी ज़रूरत है पानी की, वहाँ पर वो ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए पानी दिया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड इज सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी कि कटी हुई फसल में अनाज के बीज को भूसी से अलग किया जाता है। कटी हुई फसल में अनाज के बीज को भूसी से अलग किया जाता है, इस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो देखिए, हार्वेस्टेड क्रॉप जो होती है, जब फसल आ जाती है और फसल को हम काट लेते हैं, तो काटने के बाद उसे हम अलग करते हैं। द ग्रेन सीड इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट, जो उसकी जो टहनी होती है, जो उसकी टहनी होती है, वहाँ से हम सीड को अलग करते हैं, ग्रेन्स को अलग करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे दोस्तों थ्रेशिंग का प्रोसेस, उसे हम कहेंगे थ्रेशिंग, यानी कि ताड़ना। सीडिंग जो होती है, बीज बोना, बीजारोपण जिसे हम कहते हैं, प्लफिंग यानी कि जुताई जिसे हम कह रहे हैं, यानी कि हल चलाना, और वीडिंग जो होती है, जो अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं ज़मीन के अंदर, जो हमें जो पौधे हमें नहीं चाहिए, जो गैर ज़रूरी होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे ज़मीन से ले लेते हैं बिला वजह, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती जिन पौधों की, तो उसे हम जो निकालते हैं तो वो कहलाता है वीडिंग का प्रोसेस। तो थ्रेशिंग का प्रोसेस जो सेपरेट किया जाता है शाफ, यानी कि जो उसकी टहनी होती है, जो जैसे कि गेहूं की फसल पक चुकी है, अब उसके हमने हार्वेस्ट किया है, हमने कट किया है, तो उस कट किए हुए शाफ से हम ग्रेन्स को निकाल रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग का प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द फार्म अप्लायंस कंबाइन इज कंबाइंड, यानी कि कृषि उपकरण कंबाइन एक संयुक्त है। तो यहाँ पर कंबाइंड जो नाम दिया गया है, जिस मशीन को नाम दिया गया है, वो किन टूल्स का या फिर किन प्रोसेस का जो सो वो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, ये बताना है। देखिए, उसके अंदर, उस मशीन के अंदर कौन कौन से अलग अलग हम काम कर सकते हैं, कंबाइन जो नाम की जो मशीन होती है, तो वो यहाँ पर बताना है आपको। तो पहला तो है प्लोव या हार्वेस्टर, यानी कि हल और फसल काटने की मशीन। कंबाइन जो होती है दोस्तों, ये प्लव के लिए नहीं यूज़ की जाती, बल्कि ये हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर पहला हमारा ऑप्शन तो ये कट हो जाएगा। उसके बाद है सीड ड्रिल कम थ्रेशर, यानी कि थ्रेशर के लिए तो यूज़ की जाएगी, लेकिन सीड ड्रिल के लिए नहीं की जाएगी, बीज बोने के लिए, बीजारोपण के लिए नहीं की जाएगी। उसके बाद है हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो होती है, हमें हार्वेस्ट के लिए, हमारी जो
फसल पक चुकी है उसे हार्वेस्ट करने के लिए, उसे कट करने के लिए और उसके बाद उसे थ्रेश करने के लिए, यानी कि जो उसका शाफ्ट था उस शाफ्ट से हमें बीज अलग करने के लिए ये यूज़ की जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों ये यहाँ पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इरीगेशन मेथड डिलीवर्स वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ प्लांट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई विधि सीधे पौधों के जड़ क्षेत्र तक पानी पहुंचाती है। तो मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन पहले ही कहा था कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन रहेगा दोस्तों फ्लड इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन और फरो इरिगेशन। तो फ्लड इरिगेशन जो होता है दोस्तों, जैसे कि चावल की खेती में जो हम पानी देते हैं, सीधे बहा देते हैं हम, सारा पानी जो सो खेत के अंदर छोड़ दिया जाता है, तो इसे हम कहेंगे फ्लड इरिगेशन। इसके बाद स्प्रिंकलर जो हमने अभी देखा था कि रोटेट, जो ऊपर एक नोज़ल होता है वो नोज़ल रोटेट होता रहता है और बारिश की तरह ऊपर से पानी पूरे फसल के ऊपर बरसाता है, तो वो स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया। और ड्रिप इरिगेशन जो होता है ये हमारा जड़ों तक पानी को पहुंचाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों वो ड्रिप इरिगेशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज ट्रू फॉर डिस्क्राइबिंग फर्टिलाइजर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सत्य है जो उर्वरक का वर्णन करता है। देखिए ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 1 है यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी, यानी कि बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक इन नेचर, यानी कि प्राकृतिक में जैविक है। डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, प्रदूषण नहीं करता है। और प्रोड्यूसेस इन फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्रीज़ में उत्पन्न होता है या फिर फैक्ट्रीज़ में उत्पादित होता है, कारखानों में उत्पादित होता है। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी। तो लार्ज क्वांटिटी में हम इसे यूज़ नहीं करते, हम इसे ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र्स को यूज़ नहीं करते, उर्वरक को यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये इसमें केमिकल होता है जो कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो या तो फसल ख़राब हो सकती है इससे, या फिर हमारी जो ज़मीन है उसे भी इससे नुकसान हो सकता है। ऑर्गेनिक इन नेचर ये भी नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, ये केमिकल है, ये प्राकृतिक नहीं है दोस्तों, ये केमिकल है। ऑप्शन सी है यहाँ पर, डज़ नॉट कॉज पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन नहीं करता ऐसा नहीं है, प्रदूषण होता है इससे। अगर बारिश होती है, अगर हमने वहाँ पर ज़मीन में फर्टिलाइज़र को यूज़ किया है तो वो फर्टिलाइज़र जो सो बहकर हमारा नदियों नालों में जा सकता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो सकता है, प्रदूषण हो सकता है। और प्रोड्यूसेस इन फैक्ट्री, ये बात सही है कि ये जो इसका जो प्रोडक्शन होता है दोस्तों ये फैक्ट्रीज़ के अंदर, कारखानों के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है असर्शन एंड रीज़न। देखिए असर्शन क्या कह रहा है यहाँ पर, अभिकथन कह रहा है कि ग्राउंड नट इज़ अ खरीफ क्रॉप, मूंगफली जो है एक खरीफ फसल है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमने जो पहला क्वेश्चन देखा था दोस्तों, तो वहाँ पर हमने देखा था कि ग्राउंड नट जो है हमारा ये खरीफ की फसल है और मूंगफली की जो फसल होती है ये खरीफ की फसल है। बात तो यहाँ पर सही है हमारी। तो इसमें कथन क्या कर रहा है, रीज़न क्या कर रहा है, देखिएगा, ग्राउंड नट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ, यानी कि मूंगफली को अपनी वृद्धि के लिए अच्छी जल निकास वाली मिट्टी चाहिए, मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो ये बात भी सही है बिल्कुल कि मूंगफली जो होती है इसे अगर अच्छी जल निकास वाली मिट्टी होगी तभी मूंगफली वहाँ पर ग्रोथ होगी, अच्छे से बढ़ सकेगी। तो ऑप्शन ए भी सही है यहाँ पर और ऑप्शन बी भी सही है। और असर्शन रीज़न जो है ये हमारे असर्शन के लिए ये भी यहाँ पर फिट बैठता है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन ए जो रहेगा ये यहाँ पर सही रहेगा कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, शुगर कैन इज़ अ रबी क्रॉप। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि गन्ना जो है, हमारे गन्ने की जो फसल है ये हमारी रबी की फसल है, ये कह रहा है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जब किया था हमने तो वहाँ पर देखा था कि हमारी जो शुगर कैन की जो फसल होती है दोस्तों ये रबी की फसल नहीं होती बल्कि ये हमारी खरीफ की फसल होती है। रीज़न क्या कर रहा है, देखिए, शुगर कैन रिक्वायर्स अ लॉन्ग ग्रोइंग सीजन फॉर इट्स ग्रोथ, यानी कि गन्ने को अपनी वृद्धि के लिए लंबे समय तक उगने वाले मौसम की आवश्यकता होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि गन्ने को जो सो हमारे बढ़ने के लिए, उसे ग्रो होने के लिए बहुत ज़्यादा का टाइम की ज़रूरत होती है। तो बी तो हमारा यहाँ पर सही है लेकिन ए गलत है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, असर्शन इज़ ट्रू, नहीं ये तो नहीं आएगा, असर्शन हमारा रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही रहेगा दोस्तों। ऑप्शन डी जो है हमारा ये सही रहेगा, यानी कि दावा गलत है, अभिकथन गलत है हमारा यहाँ पर, असर्शन इज़ फॉल्स और बट द रीज़न इज़ ट्रू।
तो ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, असर्शन एंड रीज़न, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि अभिकथन और कारण। अभिकथन क्या है, असर्शन क्या है, साइलॉस आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एंड सीड्स, यानी कि साइलॉस एक टाइप का क्या कहेंगे उसे, कंटेनर टाइप के होते हैं साइलॉस जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर बीजों को स्टोर किया जाता है। तो बात तो बिल्कुल सही है कि साइलॉक का उपयोग आमतौर पर अनाज और बीजों के भंडारण के लिए किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और रीज़न क्या कह रहा है इसका, कि साइलॉस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट एंड रोडेंट्स इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ स्टोर्ड क्रॉप्स, यानी कि साइलॉस संग्रहित फसलों की अखंडता सुनिश्चित करते हुए कीटों और कृंतकों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। पहले के दौर में दोस्तों हम जो अनाज इकट्ठा करते थे, या तो खेतों में या फिर घरों में जो करते थे, तो बहुत सारे चूहे वहाँ पर उसे वेस्ट कर देते थे, हमारे स्टोरेज जो क्या हुआ हमारा जो अनाज होता था, या फिर प्रॉपर तरीके से हम जो उसके जो गोनी होती है, जो बोरिए होते हैं उसके जो पैकेट्स होते हैं, वो हम प्रॉपर यूज़ नहीं करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारा अनाज हमारा वेस्ट होता था, या फिर उसमें फंगस और जो कीड़े होते हैं वो लग जाते थे वहाँ पर। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो टेक्निक आ चुकी है, तो इसके लिए बड़े बड़े जहाँ पर गोडाउन्स होते हैं वहाँ पर साइलॉस नाम के कंटेनर्स बनाए जाते हैं, और उन कंटेनर्स में हमारा जो अनाज होता है, जो बीज होती है, वहाँ पर उसे हम स्टोर करते हैं। तो अगर हम इसके राइट ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो राइट ऑप्शन था ये है इसका ऑप्शन ए, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। अब यहाँ पर साइलॉस हम देख सकते हैं दोस्तों इस पिक्चर के अंदर, देखिए ये ग्रेन स्टोरेज साइलॉस हम इसे कहते हैं। इस टाइप का यहाँ पर कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर बनाए जाते हैं, जिसकी हाइट तकरीबन 40-50 फीट से लेकर 60 फीट तक इसकी हाइट होती है, और यहाँ पर कुंटलों से या फिर टनों से हम कह सकते हैं कि अनाज इसके अंदर, या फिर जो बीज होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वो स्टोर किए जाते हैं, वहाँ पर महफूज किए जाते हैं। पहले के दौर में क्या होता था दोस्तों, आज भी बहुत सारे जगह देखने को मिलता है कि हमारा जो स्टोर किया हुआ जो ग्रेन्स है, जो अनाज है, इस तरह से वेस्ट होता है। देखिए अब ये है वेयर हाउस, जहाँ पर अनाजों को इस तरह से रखा जाता है। इसमें भी वेयर हाउस में भी क्या होता है दोस्तों, कि अगर हम प्रॉपर तरीके से वहाँ पर उसकी देखभाल ना करें, टाइम टू टाइम वहाँ पर अगर हम जो चूहों को भगाने वाली जो मेडिसिन्स होते हैं, या फिर अलग अलग उपाय अगर हम वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते, तो वहाँ पर चूहे जो सो हमारे अनाज को बर्बाद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप थर्ड पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्टॉक किया गया है, अनाज को बोरियों में भरकर रखा गया है, उसके ऊपर प्लास्टिक ढांका गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सो अनाज वेस्ट हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से हज़ारों क्विंटल जो सो टनों से जो सो हमारा अनाज हर साल वेस्ट होता है दोस्तों। तो अब इस तरह से ग्रेन को स्टोरेज करने के लिए साइलॉस बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर हमारा अनाज जो सो स्टोर किया जा रहा है। तो ये बड़े बड़े हमें सिटियों में देखने को मिलता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोरेज करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर साइलॉस को यूज़ किया जाता है। चलिए ये था आज का हमारा सेशन, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।